हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीडीपी का जो 2 यूनिट है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत। इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और इसमें समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। तो बाल विकास के सिद्धांत जो हमारा सीटेट के लिए पेपर 1 चाहे पेपर 2 दोनों में इक्वली इम्पोर्टेंट है, राइट। और इस चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो हर साल यहाँ से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल आपसे पूछा जाता है। तो हम लोगों के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम लोग इसको केयरफुली होकर समझेंगे, राइट। इन दिस वीडियो वी कवर द फॉलोइंग पॉइंट। हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कौन कौन सा पॉइंट, जो आप पहले देख लीजिए। विकास किसे कहते हैं, बाल विकास किसे कहते हैं, शिक्षक के लिए यह क्यों जरूरी है। जो बाल विकास है, विकास का जो सिद्धांत है वह एक शिक्षक के लिए क्यों जरूरी है। आखिर हम लोग जब शिक्षक एग्जाम देने जाते हैं तो हमसे क्यों इससे क्वेश्चन किया जाता है, राइट। ये कॉन्सेप्ट पहले हम लोग को क्लियर होना चाहिए, राइट। 4 में हम लोग समझेंगे बाल विकास के सिद्धांत, और बाल विकास का सिद्धांत क्या क्या होता है उसको समझेंगे। और लास्ट जो पॉइंट होगा इस वीडियो का वो होगा, जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है ये टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे टॉपिक को सारे क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे, राइट। तो फिर आप वीडियो में बने रहिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट में देखिए कितना इजी आपको क्वेश्चन लगेगा, आप विदिन सेकेंड में ही सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास किसे कहते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग को यहाँ समझना होगा कि विकास क्या है, विकास किसे कहते हैं, राइट। तो समय के साथ किसी व्यक्ति में हुए गुणात्मक या परिणात्मक, यहाँ क्या है परिणात्मक है, राइट, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। समय के साथ किसी व्यक्ति में गुणात्मक या परिणात्मक परिवर्तन को उस व्यक्ति का विकास कहा जाता है। विकास में परिणात्मक और गुणात्मक दोनों विकास किसे कहते हैं ये समझेंगे। देखिए विकास किसे कहते हैं, समय के साथ किसी व्यक्ति में हुए गुणात्मक या परिणात्मक परिवर्तन को उस व्यक्ति का विकास कहा जाता है। यहाँ परिणात्मक है, राइट, आप इसको परिणात्मक लिखेंगे, परिणात्मक परिवर्तन, ठीक है। तो किसी व्यक्ति में गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन होता है तो उसे ही क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो अब हमें तो ये समझ में आ गया कि विकास क्या होता है। तो विकास होता है गुणात्मक और परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन और परिणात्मक परिवर्तन। अब हमको यहाँ समझना होगा कि गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है। तो गुणात्मक परिवर्तन ये विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। गुणात्मक परिवर्तन मीन्स उसका क्वालिटी में परिवर्तन होता है, ठीक है। उसमें जो, जैसे हम आज ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इससे जो हमारा विकास होगा, हम इसको जो समझेंगे और जो अपनाएंगे वही क्या होगा, वो गुणात्मक परिवर्तन होगा, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक ना। क्वालिटी में चेंज आता है, ठीक है। तो गुणात्मक ये हो गया। और परिणात्मक क्या हो गया, परिणात्मक का मतलब आप समझेंगे ग्रोथ यानी वृद्धि। जैसे बालक या कोई व्यक्ति में उसका लंबाई, ऊंचाई, आकार इत्यादि में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, परिणात्मक परिवर्तन कहेंगे। तो विकास में गुणात्मक और परिणात्मक दोनों को कंसीडर किया जाता है, राइट।
अब हम लोग देखेंगे विकास का अर्थ क्या होता है। तो विकास का अर्थ बालक के कद या भार में परिवर्तन होने से नहीं है। सिर्फ विकास हम नहीं कहेंगे उसको, जब बालक में उसकी लंबाई या उसका वेट में चेंज हो जाता है। विकास एक निश्चित कर्म होता है। विकास क्या होता है? एक निश्चित कर्म होता है। अब निश्चित कर्म कैसे होता है? तो विकास ये कंटिन्यूअस चलते रहता है, इसलिए ये निश्चित कर्म होता है, कभी रुकता नहीं है। ठीक है, जो बालक को परिपक्वता की ओर बढ़ाता है। विकास क्या करता है? बालक को परिपक्व होने की ओर अग्रसर करता है, इसमें प्रगति निहित होती है। अतः निश्चित परिवर्तनशील प्रगति को ही विकास माना जाता है। ठीक है, विकास के अंदर किसको रखा जाता है? जो निश्चित रूप से चेंज हो गया है उसी को विकास माना जाता है। ये नहीं कि हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम दवा खाकर हम अपना तबीयत में कुछ चेंजिंग ले आएंगे तो उसको विकास कहेंगे, नहीं। विकास निश्चित जब हमारे अंदर प्रगति होती है, परिवर्तन होती है, तब उसको हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। राइट। विकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तन का नाम है। राइट। अब हम लोग समझेंगे कि बाल विकास किसे कहते हैं। पहले हम समझे थे कि विकास किसे कहते हैं। तो विकास किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति में गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन को उस व्यक्ति का विकास कहा जाता है। अब बाल विकास क्या किसे कहते? तो सीधी सी बात है, जो बालक में समय के साथ हुए गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन होता है उसे बाल विकास कहा जाता है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, बाल विकास के सिद्धांत किसे कहते हैं। ठीक है, तो बाल विकास का सिद्धांत किसे कहेंगे, आप ध्यान से देखिए। बालक के शारीरिक, मानसिक एवं अन्य प्रकार के संवेगात्मक, सामाजिक कई प्रकार के विकास होता है। ठीक है, और ये विकास जो है कुछ विशेष प्रकार के सिद्धांतों पर निर्धारित होता है, ढले हुए प्रतीत होते हैं, और इन्हीं सिद्धांतों को बाल विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, बालक के शारीरिक, मानसिक एवं अन्य प्रकार के विकास कुछ विशेष प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित होता है, और इसी सिद्धांत को बाल विकास का सिद्धांत कहा जाता है। राइट। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि बाल विकास के जो सिद्धांत है वह एक टीचर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, एक टीचर को इससे क्या लेना देना है। तो बाल विकास का सिद्धांत एक शिक्षक के लिए, एक टीचर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो शिक्षक होता है वो बच्चे के भविष्य का निर्माण करते हैं, है ना। बच्चे को उसको बनाने में हेल्प करते हैं। तो जब तक ये जो ज्ञान होगा टीचर को नहीं मालूम होगा तो फिर बच्चे को कौन डेवलप करेगा, बच्चे को कौन निर्माण करेगा, है ना। उसका भविष्य का निर्माण कौन करेगा। जो शिक्षक होता है वो निर्माण करता माना जाता है, वो बच्चों को भविष्य का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये एक शिक्षक के लिए जरूरी है। शिक्षक जब बाल विकास के जो सिद्धांत है उसके बारे में उनकी जो समझ होगा वो समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो बालक का आवश्यकता होगा, जिस स्टेज में जो चीज़ की आवश्यकता होती है उसको वो प्रोवाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको शिक्षा देंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको नॉलेज देंगे, है ना। तो बाल विकास के सिद्धांत का ज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, कोई बच्चा 3 क्लास में है, उसको किस मेथड से पढ़ाना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, कितना टाइम पढ़ाना चाहिए, इस तरह से ये हमें कौन नॉलेज देता है, ये हमें बाल विकास के सिद्धांत नॉलेज देता है। उस स्टेज में उसका इंटरेस्ट क्या होता है ना। 3 क्लास में जो बच्चा है तो उस स्टेज में उसके अंदर कौन सा इंटरेस्ट जगता है ना, सबसे ज़्यादा उसका कौन सा चॉइस होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका माहौल बनाया जाएगा। तो
इसलिए ये आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं सिद्धांतों के ज्ञान के आधार पर शिक्षक बालक बालिकाओं में समय के साथ हुए परिवर्तन एवं उनके प्रभावों के साथ साथ अधिगम से इसके संबंध को समझते हुए किसी विशेष शिक्षण प्रक्रिया को अपनाता है ना। अगर मान लीजिए कि 3 साल का कोई बच्चा, 3 साल के नहीं 3 क्लास का कोई बच्चा है और वो बार बार कोई टीचर को डिस्टर्ब करता है ना, तो वहाँ टीचर क्या करेंगे, बाल विकास का जो प्रिंसिपल है उसको अपने ध्यान में केंद्रित करके उस बच्चे को कंट्रोल करेंगे, है ना, उस वे से कंट्रोल करेंगे। क्योंकि जो 3 क्लास में बच्चा है उसका स्वभाव ही होता है कि वो ज़्यादा हरकत करेगा, वो एक जगह स्थिर से नहीं बैठ पाता है। तो इसलिए एक शिक्षक को ये चीज का नॉलेज होना जरूरी होता है कि उस स्टेज में जब बच्चा गया तो उसमें कौन सा इंटरेस्ट होता है और उसको किस मेथड से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे बाल विकास का जो सिद्धांत है। तो फर्स्ट सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक ना, तो विकास का जो दिशा है उसका जो सिद्धांत है, तो विकास जो है एक शिशु में विकास का जो दिशा है वो सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, विकास की जो दिशा है वो किस तरह से होता है, सिर से पैर की ओर। सबसे पहले शिशु में सिर, फिर धड़ व उसके पश्चात पैर हाथ का क्या होता है, विकास होता है। तो विकास का जो दिशा है वो कैसे होता है, तो सिर से पैर की ओर होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग जो कि है नियंत्रणता का सिद्धांत। तो नियंत्रणता का जो सिद्धांत है ये विकास का, तो इसमें स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, विकास एक समान गति से नहीं होती है बल्कि अविराम गति से चलता रहता है। विकास जो है अविराम गति से चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। ठीक ना, विकास कभी रुकने वाला प्रक्रिया नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलते रहता है। हम लोग जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अपने आप में चेंजिंग होते रहता है। ठीक है, इस तरह से ये निरंतरता का जो सिद्धांत है ये बताता है। तीसरा जो सिद्धांत है विकास का कर्म का सिद्धांत। तो विकास का कर्म का जो सिद्धांत है एक निश्चित एवं व्यवस्थित कर्म से होता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है तो वो बच्चा तीसरे माह से पहले क्या करेगा, गले से एक प्रकार का विशेष प्रकार का आवाज निकलता है। फिर उसके जब 6ठे माह होता है तो वो हल्का हल्का हंसना स्टार्ट करता है। फिर नेक्स्ट मंथ में वह कुछ वर्ड को बोलना स्टार्ट करता है, पापा माँ, इस तरह से वो बोलना स्टार्ट करता है और फिर जाकर वो पूरे वर्ड को, पूरे सेंटेंस को बोलना सीख जाता है। तो इसीलिए इस सिद्धांत को विकास के कर्म का सिद्धांत कहा गया है, क्योंकि विकास जो है एक कर्म से होता है। ठीक ना, पहले मान लीजिए कोई बच्चा है तो वो पहले क्या करेगा, वो धीरे धीरे पहले बैठना सीखेगा, फिर घुसकना सीखेगा, तो फिर वो खड़ा होना सीखेगा, फिर वो चलना दौड़ना सीखेगा। राइट, इस तरह से ये कर्म से होता है। नेक्स्ट सिद्धांत है 4 विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। विकास की जो गति है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, दैट मीन्स व्यक्तिगत अंतर होता है। और यही कारण है कि जो बालक होता है वो कई प्रकार के होता है। ठीक ना, कोई बहुत तेज होता है, कोई एवरेज होता है और कोई बहुत भोंदू होता है। तो ये व्यक्तिगत अंतर के कारण ये ऐसा बालक का निर्माण होता है। ठीक है, 5 नंबर है परस्पर संबंध का सिद्धांत।
परस्पर संबंध का सिद्धांत है वो बतलाता है कि बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक पक्ष के विकास में परस्पर संबंध होता है। डेट मीन्स ये सारे जो विकास होता है सब एक दूसरे से संबंधित है। अगर मान लीजिए कोई बालक को शारीरिक विकास अवरुद्ध हो गया, उसका शारीरिक विकास ठीक तरह से नहीं हो रहा है, तो उसका क्या होगा, उसका मानसिक विकास पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा और उसका इफेक्ट संवेगात्मक विकास पर भी पड़ेगा। इस तरह से ये सारे जो विकास है ये सारे एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत बतलाता है कि जो मानव है या कोई भी जो जाति है, पशु जाति है या मानव जाति है, तो वो अपने समान प्रतिमान को जन्म देता है। जैसे जो मानव है वो क्या करता है, मानव को ही जन्म देता है। जो पशु है उसका जो बच्चा होता है वो क्या होता है, पशु होता है। इसलिए इसको समान प्रतिमान का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, 7 नंबर जो सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के सभी पक्षों में बालक पहले समान प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, पहले बालक क्या करता है, समान प्रतिक्रिया करता है। अब हम यहाँ समझेंगे समान प्रतिक्रिया होता क्या है। राइट, तो देखिए सबसे पहले एक बच्चे, यहाँ बालक की बात हो रहा है तो हम बालक का ही एग्जाम्पल देना ज़्यादा सटीक मानेंगे। तो एक बालक को आप कंसीडर कीजिए, उसके बाद बहुत छोटा जब बालक है तो आप उसके सामने कोई बॉल गिरा देंगे तो वो क्या करेगा, उस बॉल लेने के लिए पूरे शरीर को हिलाएगा डुलाएगा, है ना। उसके बाद जाकर वो बॉल लेता है और कुछ दिन के बाद वह क्या होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तब अब उसके पास बॉल रखेंगे तो वो सीधे अपना हैंड बढ़ाकर बॉल को कंसीडर कर लेता है, ले लेता है। तो ये क्या हुआ कि जो सामान्य से विशिष्ट उसकी जो क्रिया हुई वो सामान्य से विशिष्ट। सामान्य क्या हुआ कि वो पहले बॉल लेने के लिए वो पूरा फिजिकल, जितना भी उसका फिजिकल पार्ट है सभी को इन्वॉल्व कर दिया, उसमें पूरे पार्ट को हिला रहा डुला रहा है। ठीक है, और जब बड़ा हुआ तो वो सीधे अपना हैंड को ही आगे करके वो बॉल को उठा लेता है। तो इस तरह से ये सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, और भी इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे बच्चा जब कोई रहता है तो पहले स्टार्टिंग में वो सबको पापा पापा कर बोलता है, राइट। लेकिन जब वो जैसे जैसे बड़ा हो जाता है उसमें ज्ञान हो जाता है कि नहीं ये हमारे पापा हैं, ये हमारे मम्मा हैं, तो वो स्पेशल विशिष्ट रूप से पापा को पापा बोलता है और मम्मा को मम्मा बोलता है, राइट। इस तरह से आप एग्जाम्पल के थ्रू इस सिद्धांत को समझ सकते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत हमारा है वंशानुक्रम एवं वातावरण के संबंध अंतःक्रियाओं का सिद्धांत। ठीक है, वंशानुक्रम व वातावरण का जो सिद्धांत होता है इसका अंतःक्रिया का सिद्धांत कहता है कि बालक का विकास जो है वंशानुक्रम व वातावरण के अंतःक्रिया के कारण होता है। इसके आगे जो शिशु है उसका विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जितना भी आदमी है, जितने भी प्राणी हैं, वो सब क्या है, वंशानुक्रम एवं वातावरण के आपस के मिलने की जो प्रक्रिया है उसके कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बालक है तो उसके पेरेंट्स अगर सभी लंबे लंबे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बच्चा जो होगा वो भी लंबे होंगे। ठीक है, इस तरह से वंशानुक्रम व वातावरण के जो अंतः संबंध है वो काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत कहता है कि आप जितने भी प्राणी हैं, मान लीजिए कि आप अपने घर में अपना भाई बहन को कंसीडर कर सकते हैं। आप दोनों भाई बहन एक ही माँ बाप के बेटे बेटी होंगे, लेकिन दोनों में क्या है, स्वभाव चेंज होता है, इंटरेस्ट चेंज होता है, सब हाइट चेंज हो सकता है, आपका जो
आपका जो रूप है, रंग है, ये सारे चेंज हो सकता है। तो व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत यही कहता है। ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है वो देखिए। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत के कारण पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग और फिर अंग सभी अंग को चलना सिखाता है। इसके बाद उन अंगों को एकीकरण कर सिखाता है। ठीक है, ये हम लोग एकीकरण का सिद्धांत पढ़ लिए थे। राइट, तो इतना ही था बाल विकास का जो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है वो इतना ही था। अब हम लोग इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। विकास की दिशा का जो सिद्धांत है वो क्या बताता है कि विकास की दिशा का जो सिद्धांत बताता है कि विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। राइट। दूसरा जो है निरंतरता का सिद्धांत बताता है कि विकास कभी नहीं रुकने वाला है, ये हमेशा चलते रहता है, ये जीवन पर्यंत होता है। तीसरा विकास कर्म का सिद्धांत है कि विकास जो है एक कर्म से होता है। ठीक ना, ये नहीं कि 1 स्टेप में हुआ फिर सेकेंड छोड़कर ये 3rd में जंप कर जाएगा, ऐसे नहीं। विकास जो है स्टेप बाय स्टेप होता है। राइट। 4th नंबर क्या था, विकास की गति एवं व्यक्तिगत विभिन्नता। विकास का जो गति है एवं उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता होता है वो क्या होता है, एक ही आयु के 2 बालक क्या होता है उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास देखा जाता है। ठीक है। 5 नंबर था परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास जो है वो मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक, ये सारे जो विकास होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। कोई भी विकास अगर प्रभावित हुआ तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव सारे विकास पर पड़ेगा। 6 नंबर था कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि जो जैसा प्राणी होता है वो वैसा ही अपना प्रतिमान करता है, अपना उसका जो जाति होता है उसी तरह से होता है। जैसे मानव का जो बच्चा होता है वो मानव ही होता है, पशु का जो बच्चा होता है पशु ही होता है। ये नहीं कि मानव का बच्चा पशु, पशु का बच्चा मानव, ऐसा नहीं होता है। इसी को कहा जाता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। 7 नंबर हम लोग देखेंगे कि सम्मान से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत क्या कह रहा है। तो सम्मान से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत कह रहा था कि बालक जब छोटा होता है तो सभी चीज को वो एक ही समझता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसमें चिंतन करने की शक्ति आता है, सोचने की शक्ति आता है, तो वो सारी चीज जो अलग अलग होता है तो फिर वो अलग अलग समझने लगता है। राइट। 8 नंबर कह रहा है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण के संबंध अंतःमध्य क्रिया का सिद्धांत है। तो बालक का विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया के कारण होता है, इसके अलावे और कोई विकास नहीं होता है। राइट। अब हम लोग कुछ पॉइंट है इसका जो देख लेंगे। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है। अब विकास की भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है उसको हम लोग देखेंगे। तो एक बालक की अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा या स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। राइट। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का की कलाई की हड्डी का एक्सरे किया जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है उस एक्सरे को देखकर बता देता है कि ये जो लड़का है ये आगे जाकर इसका शरीर जो हाथ का कलाई है किस तरह से होगा, है ना। तो इस तरह से विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। कोई छोटा बच्चा को ही अनुभवी आदमी जो होता है वो देखकर बता देता है कि आगे जाकर ये कैसा होने वाला है, इसका शरीर का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। तो विकास जो है वो एकदम एक रेखीय रूप से नहीं चलता है, कहीं कम विकास होता है, कहीं ज़्यादा विकास होता है। जैसे सबसे पहले शैशवावस्था में विकास का जो गति होता है वो क्या होता है, तीव्र होता है। फिर बाल्यावस्था में
उससे स्लो हो जाता है। फिर किशोरावस्था में क्या होता है, तीव्र हो जाता है। फिर प्रौढ़ावस्था में क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि विकास जो है वो लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। डैट मीन इस तरह से होता है। ठीक है, अब प्रीवियस क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जो क्वेश्चन आया हुआ है विकास, बाल विकास सिद्धांत से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को देख लेंगे और आप लोग एकदम विदिन सेकेंड क्वेश्चन कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। फर्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे, विकास परिपक्वन और अनुभव के बीच अनोन क्रिया की वजह से घटित होता है। सेकेंड क्या है, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। और थर्ड है, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। फोर्थ है, विकास प्रबलन एवं दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। सबसे पहले तो ये 4 नंबर ऑप्शन हम कट कर देंगे, क्योंकि हम लोग ने अभी विकास के सिद्धांत को देखा था, लेकिन यहाँ हम लोग ये नहीं देखे थे कि विकास जो है प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, ऐसा कहीं नहीं था, ये तो हो ही नहीं सकता। थर्ड क्या है, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। वैसी बात नहीं है, विकास अनुभव से सिर्फ नहीं होता है, ठीक ना। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, नहीं, अगर प्रत्येक यहाँ नहीं होता तब सही हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है, प्रत्येक का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हाँ, लेकिन कुछ कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन क्या होता है, अपने आप कट हो जाता है, बचा 1 ऑप्शन और वही आपका आंसर होगा। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनोन क्रिया की वजह से घटित होता है, राइट। और ये क्वेश्चन जो है सीटेट 2015 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। एक जो स्टूडेंट है वो वर्ग का, स्क्वायर का फिगर बनाने में प्रॉब्लम महसूस कर रहा है और उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में कठिनाई अनुभव करेगा। उसे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। फर्स्ट ऑप्शन है, विकास निरंतरीय होता है, विकास निरंतरीय होता है। ठीक है, सेकेंड है, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। और थर्ड है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। फोर है, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तो विकास की जो प्रक्रिया है ये उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया नहीं है। सबसे पहली बात, विकास जो है परिवर्तनीय प्रक्रिया है, उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया नहीं है। सेकेंड जो है इसका ऑप्शन, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। प्रक्रिया कभी अलग अलग नहीं होती, प्रक्रिया क्या है, सेम है ना। तो ये भी कट गया। विकास निरंतरीय होता है, विकास जो निरंतर होता है वो बात सही है, लेकिन यहाँ है कि कोई स्टूडेंट्स वर्ग का फिगर, स्क्वायर का फिगर नहीं बना पा रहा है तो वो डायमंड का जो फिगर है वो भी नहीं बना पाएगा, ये अनुभव किया गया। तो विकास की एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। मान लीजिए कि आप सर्कल बना रहे हैं, ठीक, आप सर्कल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कर्व रेखा आना चाहिए। जब तक आपको कर्व रेखा नहीं आएगा तब तक आप सर्कल कैसे, इस तरह से आप कैसे कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको रेखा सीखना होगा, कर्व रेखा सीखना होगा, तभी आप सर्कल बनाएंगे। उसी तरह से जब बच्चा वर्ग नहीं बना पा रहा है तो डायमंड का भी कुछ शेप इसी तरह से शेप होता है। तो अनुमान लगाया गया कि ये बालक जो है ये विकास डायमंड का शेप भी नहीं बना पाएगा, ठीक ना। तो ये विकास का व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंध है कि पहले हम लोग, बच्चा क्या करता है, छोटे छोटे वर्ड, अल्फ़ाबेट नहीं बोल पाएगा तो वो वर्ड कैसे बोल देगा, है ना। तो ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश योग बनाती है। तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग बनाती है। किस योग बनाती है? तो ये सीधी सी बात है कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता करने योग बनाती है। जब तक एक टीचर को विकास के बारे में नॉलेज होगा तभी वो टीचर क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट को समझ करके उसके अनुसार शिक्षण देंगे, यानी उसमें स्पष्टता लाएंगे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्पनाओं को व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, बात सही है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति, ठीक है। सेकेंड में विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होती है, तो यहाँ व्यवस्थित है, ठीक ना, तो इसका आंसर जाएगा क्रमिक। विकास जो है सापेक्ष रूप से क्या होती है? क्रमिक होती है, स्टेप बाय स्टेप विकास होता है, ठीक है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो 2 होगा। 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ठीक है, तो हम लोग अभी विकास का सिद्धांत पढ़े थे, तो अभी हम देखते हैं विकास की सभी क्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती। आप फट काट देंगे, इसको फटाक सा काटेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि विकास का जो प्रक्रिया है वो अंतः संबंधित होती है, यहाँ क्या दिया है? नहीं होती, इसलिए काट देंगे। दूसरा क्या है? सभी के विकास दर समान नहीं होते। हाँ, हम लोग पढ़े थे कि सभी का जो विकास है वो समान नहीं होता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन फिर भी हम देख लेते हैं, विकास हमेशा रेखीय होता है। हमने क्या बताया था आपको कि विकास जो है रेखीय नहीं होता है, इस तरह से होता है, वर्तुलाकार होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। हम लोग ने क्या सीखा कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये कट जाएगा। देखिए अब कितना इजी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। राइट, इसका सही आंसर क्या होगा? 2। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विकास, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की आवश्यकता करता है, सहायता करता है। तो बच्चे के विकास को समझना शिक्षक को क्या चीज़ में आवश्यकता करेगा, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। शिक्षक शिक्षार्थी को आर्थिक पृष्ठभूमि क्यों पहचानेंगे, उनको उनसे क्या लेना देना, इसलिए ये कट कर दीजिए। सेकेंड है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए और औचित्य स्थापित करने में। क्यों पढ़ाना चाहिए, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, ये तो शिक्षक को चाहिए, है ना, ये स्टूडेंट से क्या मतलब है। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। विद्यार्थी जो होता है अलग अलग अधिगम क्षमता होता है, कोई बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई बहुत लेट से सीखता है, और कोई जो बच्चा होता है उसको बार बार समझाने पर बहुत ही अधिक लेट से सीखता है। तो अगर आपके पास एक शिक्षक होने के नाते एज अ टीचर, तो आप ये जब जानेंगे कि बाल विकास का सिद्धांत क्या क्या कहता है, उसका क्या महत्व है, तब आप एक बच्चे के विभिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित कर सकते हैं। उसका जो अधिगम शैली है उसको पहचान करके उसी तरह से अधिगम करवा सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। हम लोग अभी इसको पढ़े थे, है ना, विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये 2 ऑप्शन सही हो गया। 2011 में क्वेश्चन आया था। अब हम लोग देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो मानव विकास का संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर, मानव विकास के संबंध में कौन सा सत्य है। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, सामान्य से समान की ओर विकास होता है, नहीं।
सामान्य से विशिष्ट की ओर। हाँ, हम लोग देखे थे कि पहले बच्चा है सबको पापा पापा बोलता है, यानी सामान्य रूप से सबको बोलता है, लेकिन बाद में क्या होता है, पापा को ही पापा बोलता है, इसलिए कि 2 ऑप्शन सही है। आप ऐसे ही इसको सही कर देंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास का निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। फर्स्ट ऑप्शन इसका है विकास कर्म की एक रूपता का सिद्धांत। सेकेंड है परस्पर संबंध का सिद्धांत और विकास की दिशा का सिद्धांत। फोर्थ है एकीकरण का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें कहा गया है कि पहले बच्चे क्या करता है, सबसे पहले सिर भुजाओं की गति पर नियंत्रण करता है, उसके बाद फिर पैरों पर। तो इसका जो है विकास की दिशा का सिद्धांत है, ठीक ना। जो बालक का विकास होता है वो क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है, इसलिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है कि सिर से लास्ट में क्या हुआ, पैर, तो सिर से पैर की ओर। तो विकास की ये क्या है, दिशा है। लास्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 28 नंबर परस्पर संबंध का सिद्धांत। सेकेंड है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। हम लोग सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यहाँ कुछ भी नहीं सीखे थे, राइट, इसको तो इसी तरह से काट देंगे। थर्ड है एकीकरण का सिद्धांत और फोर्थ है नियंत्रणता का सिद्धांत। देखिए, परस्पर संबंध का सिद्धांत हम लोग क्या सीखे थे कि सारे जो विकास है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर कोई भी पार्ट का विकास, कोई भी क्षेत्र का जो विकास है अगर अवरुद्ध होता है तो उससे सारे विकास प्रभावित होंगे। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। और नियंत्रणता का सिद्धांत क्या कहता था कि विकास जो है वो कंटिन्यूअस चलता है, कभी नहीं रुकता है, राइट। और थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका बच गया एकीकरण का सिद्धांत, जो कि आपका आंसर होगा। और एकीकरण का सिद्धांत क्यों ऑप्शन सही होगा, जो देखिए कि एक बालक पहले क्या करता है, हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों दोनों को एक साथ चलाने के लिए सीखता है। दैट मीन्स एकीकरण कर रहा है, ठीक ना, इंक्लूड कर रहा है। तो इस तरह से ये थर्ड जो ऑप्शन है वो सही है। तो बाल विकास का जो सिद्धांत है ये वीडियो में ये पूरा कवर हो गया। इसका नेक्स्ट एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।